बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक का पहला अध्याय संविधान करने जा रहे हैं। आपको पता है संविधान किसे कहते हैं? इस अध्याय में हम लोग यही जानेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमारे मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक ऐसा कानूनों का समूह है जिसके अनुसार देश की सरकार चलाई जाती है, या सरल भाषा में कह सकते हैं तो संविधान एक कानून है। और हम लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चों, हमारा देश जब आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इतने लोगों को एक साथ कैसे चलाया जाए, कैसे उन्हें नौकरी दी जाए, या एक साथ कैसे सबको जोड़ा जाए। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं संविधान कब बना और इसे कब लागू किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बना और इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष रहे। भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के आयाम। भारतीय संविधान के 3 आयाम हैं: संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संघवाद में देखते हैं हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। संसदीय शासन पद्धति, हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। और देखते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि उसके कार्यक्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब हम बच्चों देखते हैं मौलिक अधिकार। हमारे संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। इसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो समानता का अधिकार में है कानून की नजर में सभी लोग एक समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि सभी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति, भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने का एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। देखते हैं धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रत्येक नागरिक कोई अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। बच्चों, यहाँ जो बॉक्स में दिया गया है ये आप लोगों को लिखना है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? पहला है, यदि 12 साल का एक बच्चा ताला बनाने के कारखानों में मजदूरी करता है। दूसरा है, यदि किसी जनसमूह को झारखंड में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। 3 नंबर में है, यदि किसी संस्था में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दी जाती है क्योंकि वह महिला है। नंबर 4, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौलिक कर्तव्य। देश की एकता एवं अखंडता को अछूते रखने के लिए आवश्यक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला है, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। 2 नंबर में है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना। 3 नंबर में, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अछूते रखना चाहिए। 4 नंबर में है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। 5 नंबर में, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। 6 नंबर में है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। नंबर 7 है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। नंबर 11, माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों, एक अधिकार के विषय में आप लोगों को और बताना चाहूंगी, शिक्षा का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को अंतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य समुचित कानून बनाएगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धर्मनिरपेक्षता।
धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों, मानव अधिकार। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार के अधिकारों का कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठता से जुड़े हैं। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल हैं। भारत सरकार के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। बच्चों, मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। नंबर 2, जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जांच के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। नंबर 3, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। नंबर 4, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। नंबर 5, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देता है।